हेलो दोस्तों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने एक्सरे को बेसिक्स बता दिया था कि एक्सरे में बेसिक्स क्या होता है। अब एक्सरे में जो तुम्हारे एग्जाम में मिलते हैं वो क्या क्या मिल सकते हैं, चेस्ट एक्सरे और तुम्हें कार्डियक एक्सरे, दो होंगे बेसिकली। जैसे हमने एक्सरे पहचानने का APPA व्यू बताया था, तो एक चीज़ आप और आइडिया लगा सकते हैं। अगर 1 साल से कम बच्चा है, बच्चे की एज 1 साल से कम है तो खड़ा तो हो नहीं पाएगा, तो उसका एक्सरे AP ही होता है पीडियाट्रिक में। अगर आपको PA AP मैंने वैसे बताया था, स्कैपुला फील्ड के बाहर है PA, क्लेविकल फील्ड के अंदर है PA, ठीक है, और पोस्टीरियर रिब्स ज़्यादा विजिबल है। ये मैंने 3 पॉइंट बताया था। इसका जस्ट अपोजिट AP में बताया था। आपको वो ऐसे नहीं आइडिया। अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो ऑब्वियसली न्यूनेट है, 1 साल से कम का बच्चा तो खड़ा नहीं हो पाएगा, तो उसमें तो AP भी होगा, सुपाइन लेटा होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन, अगर कोई न्यूनेट का नाम कैसे लिखा जाता है, बेबी ऑफ सीमा, बेबी ऑफ बीता। अगर किसी बच्चे के, या दूसरा तरीका है, अगर चेस्ट के साथ साथ पूरा एब्डामेन और पैर तक आ रहा है एक्सरे, तो पक्का वो न्यूनेट का होगा। अगर मान लो वो चीज़ नहीं पढ़ पा रहे हो, और न्यूनेट का एक्सरे हमेशा हमेशा AP भी होता है, क्योंकि खड़ा तो होगा नहीं, तो PA भी ली नहीं जा सकता, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया पहचानने का, ठीक है। अब आपको एक्सरे के बेसिक जो 5 पॉइंट थे, पेशेंट पार्टिकुलर, प्रोजेक्शन, फेज ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है, और तुम्हारा मतलब एक्सपोजर वाला पार्ट था, ठीक है, पेनिट्रेशन और रोटेशन। ये जो 5 पॉइंट थे उसको आपने किया। उसके बाद अब आपको पैथोलॉजी जानना है। तो पहले मतलब बेसिक थोड़ा नॉर्मल एनाटॉमी समझिए, ठीक है। ये राइट लंग है आपका, ये लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग के साइड में ही हार्ट होता है, तो ये हमारा डॉट हमने हार्ट बनाया है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था, अप्रोच कैसे करेंगे, ABCD। A से एयरवे मतलब ट्रेकिया, B से ब्रीदिंग ऑपरेटर्स, ब्रीदिंग ऑपरेटर मतलब लंग्स, C से कार्डियक, D से डायफ्राम, जो हमने बनाया ही नहीं है। ये आपका डायफ्राम हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, इसके जो लंग्स के चारों तरफ प्लूरा होता है, पुला, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसे प्लूरल कैविटी बोलते हैं। और कार्डियक के जो चारों तरफ से होते हैं पेरिकार्डियल कैविटी होते हैं, पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। 3 लेयर होता है। तो जो एक लेयर क्या होता है, एकदम जस्ट लंग्स से चिपकी होती है, इसे बोलते हैं विसरल। लंग्स को बिसरा बोलते हैं, हार्ट को बिसरा बोलते हैं। तो इससे जो चिपकी होती है बिसरा, और जो बाहर वाली होती है उसको पेराइटल लेयर, और ये विसरल लेयर, इनके बीच में होता है प्लूरल कैविटी। तो इसके बीच में अगर, ठीक है, पानी भर सकता है, पानी भर गया तो प्लूरल इफ्यूजन या सीरस फ्लूइड, ठीक है। पस आ गया तो पायोथोरैक्स, ठीक है। ब्लड आ गया तो हीमोथोरैक्स, ठीक है। पस आ गया तो पायोथोरैक्स, एयर आ गया तो न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। वही हमने लिखा है। और जो कंसोलिडेशन निमोनिया होता है, ध्यान देने वाली बात, निमोनिया प्लूरल स्पेस में, प्लूरल कैविटी में नहीं होता, वो लंग्स पैरेन्काइमा का डिजीज है, पैरेन्काइमा। और जो तुम्हारा ट्रेकिया, मान लो यहाँ से ट्रेकिया ऐसे आई है, ट्रेकिया जो बेसिकली शिफ्ट होता है वो यूजली बता रहे हैं, वो लंग्स पैरेन्काइमल डिजीज के कारण नहीं, बल्कि ज्यादातर वो प्लूरल कैविटी में कोई चीज आने के कारण वो शिफ्ट होती है। हालांकि अगर लंग्स का कंसोलिडेशन हो गया तो उसी साइड में शिफ्ट होगा, खींच लेगा, ठीक है। लंग्स कंसोलिडेशन, वो थोड़ा बहुत निमोनिया नहीं, अच्छा खासा निमोनिया हुआ या कोई और काज के कारण लंग्स का श्रिंकेज हो गया, ठीक है, लंग्स का श्रिंकेज हो गया, तो वहां पे कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा या कोलैप्स हो गया, तब उस डायरेक्शन में तुम्हारा ट्रेकिया शिफ्ट होती। बाकी अदर कंडीशन, चाहे न्यूमोथोरैक्स हो, चाहे प्लूरल इफ्यूजन हुआ, ठीक है, चाहे हाइड्रोथोरैक्स हुआ, चाहे पस हो गया, पायोथोरैक्स हुआ, इन सब कंडीशनों में हमेशा अपोजिट जाएगी। तो ये ध्यान देना है। तो ट्रेकिया क्या मिड में रह सकती है। अगर निमोनिया होता, निमोनिया छोटा सा पार्ट होता, निमोनिया में यूजुअली शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। यूजुअली अगर तुम्हारा कोलैप्स होगा तो सेम डायरेक्शन में
इसके अलावा हाइड्रोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, या हीमोथोरैक्स, काइलोथोरैक्स, कुछ भी प्लूरल कैविटी में स्पेस होगा तो उसके कारण क्या जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट। इसमें हुआ तो इधर शिफ्ट होगा, और अगर इस साइड होता कोई चीज तो हार्ट भी राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, हार्ट भी राइट साइड। तो इसको आपको मतलब डेक्स्ट्रोकार्डिया नहीं समझ लेना है, ठीक है। वो न्यूमोथोरैक्स के कारण, प्लूरल इफ्यूजन के कारण, ठीक है, या हाइड्रोथोरैक्स। कभी कभी क्या होता है, एयर और फ्लूइड दोनों होता है, उसे बोलते हैं हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स। तो क्या बोलेंगे, हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, एयर हल्की होती है तो एयर ऊपर भागने की कोशिश करेगी, फ्लूइड ग्रेविटी कारण नीचे जाने की कोशिश करेगा, पस भी क्या होगा, नीचे जाने के। लेकिन चूंकि पस थिक होता है तो एकदम नीचे तक नहीं जा पाता, वो फंसेगा, जहां पे भागा वहां पे भी रुक सकता है, ठीक है। तो यही सब बेसिक चीजें जानोगे तो बड़े आराम से एक्सरे पहचान लोगे, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला आपको ध्यान, जैसे अब एक चीज जान लो, लंग्स पैरेन्काइमा कैसा दिखेगी, ब्लैक। एयर हमेशा एक्सरे पे ब्लैक दिखता है। फ्लूइड कितना कैसा दिखेगा, व्हाइट। ये भी इतना जान लो, एयर, फ्लूइड, पस, ये सब तुम्हारा कैसा, ये ब्लैक दिखेगा, ये सब व्हाइट दिखेंगे, व्हाइट, ठीक है, इतना समझो। तो लंग्स तुम्हारा क्या है, ब्लैक दिखेगा। अगर उसके राउंड पानी भर गया तो कितना कैसा दिखेगा, वो व्हाइट दिखेगा। तो पहला जैसे हमने लिखा प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि आपका जो कास्टोफ्रेनिक एंगल है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण हमेशा जो फ्लूइड है वो नीचे जाएगा। अब देखो देखो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। अब तुम कहोगे इस वाले एंगल पे क्यों नहीं, देखो दोनों का डायरेक्शन देखो, कौन ज्यादा नीचे, ग्रेविटी के कारण कौन ज्यादा नीचे है, कास्टोफ्रेनिक। इसलिए फ्लूइड हमेशा यहां से इकट्ठा होना चलेगा। इसलिए मैंने क्या कहा था कि लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में अगर थोड़ा सा फ्लूइड होगा तो एकदम यहाँ आ जाएगा और आ जाएगा। इसीलिए मिनिमल प्लूरल इफ्यूजन को डिटेक्ट करने के लिए लेटरल डिक्यूबिटस एक्सरे कराते हैं। और अगर तुम्हें राइट का है तो राइट साइड, राइट लेटरल डिक्यूबिटस, और अगर लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस, ठीक है। तो आपको प्लूरल इफ्यूजन जैसे मान लो, अब व्हाइटनेस आ गया लंग्स के पेरीफेरी में, लंग्स के साइड में, प्लूरल कैविटी में। अब वो व्हाइटनेस आपका तुम्हारा कंसोलिडेशन, निमोनिया तो अंदर होगा उसकी, ठीक है, लेकिन एक्सरे में उतना डिफरेंशिएट नहीं, वो तुम्हारा प्लूरल इफ्यूजन के कारण भी हो सकता है, ठीक है, पायोथोरैक्स के कारण भी हो सकता है, हीमोथोरैक्स के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या है, अब जो से ये हीमोथोरैक्स तो मतलब समझ लो इफ्यूजन टाइप का ही हो गया, बहुत इसमें नहीं। पायो में और इफ्यूजन में कैसे डिफ्रेंशिएट करना, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कास्टोफ्रेनिक एंगल जो है शार्प है ना, उसका ब्लंटिंग हो गया, ब्लंट हो गया, तो क्या होगा, प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। अब देखना, जैसे मैंने यहां इसको बनाया है पायोथोरैक्स, देखो यहां पे अगर पस है तो पस थिक होता है, पस के पीछे सेप्टम टाइप का भी हो सकता है, इतना थिक होता है कि ग्रेविटी के कारण एकदम नीचे जा नहीं, सोलह सॉलिडिफिकेशन होता है। पस देखियो ना, पस जो सॉलिडिफिकेशन, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे होगा, ऐसे ऐसे भी यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, लेकिन एकदम तुम्हें देखोगे इसके बीच बीच में क्या होगा, ब्लैकनेस होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, समझो। अगर पस होगा तो एकदम यहाँ पे नहीं कि यहाँ बीच में, अगर फ्लूइड होगा तो ऐसा तो नहीं होगा, फ्लूइड ऐसा हो सकता है कि बीच में फ्लूइड के बीच में जगह रहे, ब्लैक नहीं हो गया, प्योरली व्हाइट होगा। लेकिन अगर पायोथोरैक्स होगा तो कहीं पस होगा, बीच बीच में ब्लैक स्पेस भी होगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहला कास्टोफ्रेनिक एंगल ब्लंटिंग है। अब हो सकता है भाई पस यहीं पे बना है, हो सकता है, लेकिन अगर पस के बीच बीच में ब्लैक स्पेस है, ठीक है, एयर भी है, इसका मतलब कि वो पायोथोरैक्स है और बिल्कुल कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा। अगर देखो, अगर केवल प्लूरल इफ्यूजन होगा तो देखो ये इस तरह से है, देख लो कैसे है इस तरह। अगर
ये क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी के कारण इधर आ गया है। लेकिन अगर यही हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स होगा, ध्यान देना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स होगा तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ तक मान लो फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड नीचे और ऊपर से एयर जो क्या करेगा, दबाएगा, जिसके कारण एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है एक्सरे में तो इसका मतलब ये हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स दोनों है, एयर भी है और फ्लूइड भी है। अगर इस तरह कोनिकल शेप बन रहा है, कोन जैसे बन रहा है ना, ये देखो कोनिकल शेप बन रहा है, तो इसका मतलब प्लूरल इफ्यूजन है, प्लास्टोफ्रेनिक एंगल का ब्लंटिंग है। अगर कंसोलिडेशन ऊपर कहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में ब्लैक स्पॉट भी है, तो ये क्या होगा, पायोथोरैक्स। अब देखो एक्चुअली यार गड़बड़ बना दिया थोड़ा सा, न्यूमोनिया होगा, कंसोलिडेशन होगा, वो देखो लंग्स के अंदर रहेगा, ठीक है। अब होने को तो यहाँ भी हो सकता है, तो लोकलाइज एरिया में होगा, ठीक है, लोकलाइज एरिया में होगा, बिल्कुल कंसोलिडेशन तरीके से, ठीक है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, ठीक है, कंसोलिडेशन। अब मान लो फिर भी तुम्हें इसमें भी मान लो, अब तुम्हें एक डाउट है कि पायोथोरैक्स है, हीमोथोरैक्स है या प्योर फ्लूइड है। ज़्यादा वो है तो आप एक सिरिंज डाल के एस्पायरेट कर दो, एस्पायरेट में ब्लड ही आ रहा है, हीमोथोरैक्स पस आ रहा है, पायोथोरैक्स सीरियस फ्लूइड आ रहा है, न्यूमोथोरैक्स एयर आ रहा है, इसका मतलब न्यूमोथोरैक्स। तो इसीलिए आईसीडी डालने के पहले, इंटरकास्टल ड्रेनेज ट्यूब डालने के पहले हम एस्पायरेट करके देखते हैं। आईसीडी बेसिकली पायोथोरैक्स में कंफर्म जरूरी हो जाता है, और अगर न्यूमोथोरैक्स बहुत ज़्यादा है तब भी डालते हैं, या फिर मान लो इफ्यूजन बहुत ज़्यादा है तो उसको पता लगा बहुत ज़्यादा फ्लूइड भरा, सांस ही नहीं ले पाया बहुत ज़्यादा, डालने पे वो करिए। एक एक केस ऐसे हैं कि एक बार में 400-450 ml पस आए हैं, आधा लीटर तक पस आए हैं। होता क्या है, अच्छा बताओ, जैसे अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि एंटीबायोटिक तो हम दे ही रहे हैं, एंटीबायोटिक तो हम दे ही रहे हैं, तो हमें पस ड्रेन करने की क्या ज़रूरत है, और वैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन जान लो एंटीबायोटिक क्या, आप ब्लड के थ्रू जा रहा है, एंटीबायोटिक आप ब्लड के थ्रू जा रहा है, ठीक है। अब ये बताओ, जो पस एरिया होता है वो सजीव एरिया होता है, डेड एरिया होता है। पस का डिफिनीशन क्या पढ़े हो पैथो में, सेल बॉडीज और जो बॉडी की न्यूट्रोफिल ये सब करता है, और वहाँ के लोकल टिश्यू डैमेज हो चुके होते हैं। तो क्या यहाँ की ब्लड सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो एंटीबायोटिक जाती किसके थ्रू है, ब्लड के लिए। जब ब्लड ही नहीं जा रहा तो क्या इसमें एंटीबायोटिक जाएगी। तो बैक्टीरिया तो यहाँ भरे हुए हैं, 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 ठीक है। ये बाद में जाके इधर जाके यहाँ माहौल टिश्यू डैमेज करते रहेंगे, डैमेज करेंगे। हाँ, यहाँ पे जो गए हैं उनको तो मारेगी, लेकिन जो यहाँ बचे हैं उसको नहीं मारेगी। और जब यही पस आप ड्रेन कर देंगे तो स्पेस खाली हो जाएगा, तो एंटीबायोटिक काम और बढ़िया। इसीलिए देखना, बहुत सारे एंटीबायोटिक चल रहा, फीवर जाते नहीं, फीवर जाते नहीं, इन्फेक्शन बना रहेगा। लेकिन जैसे आईसीडी डाले, 400-450 ml पस आया, दूसरे दिन 300 आया, उसके बाद 200, उसके बाद एकदम कम हो जाए, तुरंत 3 दिन बाद फीवर उसका गायब। क्योंकि एंटीबायोटिक फिर ये एरिया खत्म हो गया ना पस, तो थोड़ा सा बचा, उसमें जितना बैक्टीरिया हो उसका तो जहाँ यहाँ जाएंगे तो मार गिरा देंगे। नहीं तो यहाँ बैक्टीरिया भरे हैं, और मान लो तुम्हारी एंटीबायोटिक इतना ज़्यादा बैक्टीरिया जा रहे हैं, सबको मार पा रही नहीं, और यहाँ पे प्रिजर्व तो बचा हुआ है, इसमें सब छिपे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए पायोथोरैक्स में आईसीडी जरूर होता है, क्योंकि वो थिक होता है इतना ज़्यादा, उसमें वो करना। हाँ, अगर प्लूरल इफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा है, डिस्टर्ब हो जाता, तब आईसीडी डालने की जरूरत पड़ सकती है। हीमोथोरैक्स और सारी चीज़ों में, न्यूमोथोरैक्स बहुत ज़्यादा है, इसमें से टेंशन न्यूमोथोरैक्स, उसमें पहले नीडल से थोड़ा रिलीव करके आईसीडी डालना होता है, ठीक है। आईसीडी हमेशा 5th इंटरकास्टल स्पेस, आईसीडी के बारे में पूरा पढ़ा चुके हैं। नीडल थ्रोकोटॉमी जो करते हैं वो 2nd इंटरकास्टल स्पेस में करते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो तुम्हारा प्लूरल इफ्यूजन समझ में आ गया, न्यूमोथोरैक्स पे समझ में आ गया, कंसोलिडेशन कैसे होगा, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स कैसे होगा, पायोथोरैक्स, ये सारी चीज़ें सीधी एक डायग्राम से, ठीक है। अब दूसरा तरीका यह है कि जैसे मान लो आप इसको अस्कल्टेशन, लेकिन हम तो यहाँ एक्सरे की बात करें, अगर आप अस्कल्टेट कर रहे हो और किसी लोकलाइज एरिया में क्रेप्स आ रहा है, क्रेप्स तो निमोनिया होता है, कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। अब एक होता है पल्मोनरी इडिमा। पल्मोनरी इडिमा क्या होता है, फ्लूइड लीकेज के कारण होगा, तो उसमें करेक्शन क्या होगा, कलेक्शन फ्लूइड का ही होगा ना। तो उसमें क्रेप्स कहाँ आ रहा होगा, हमेशा बेसल एरिया में होगा, फ्लूइड नीचे जाएगा। तो कभी कभी पूछा जाता है कि क्रेप्स आ रहा है आपको, और उसमें क्या होगा, फाइन क्रेप्स होगा। तो इसीलिए पल्मोनरी इडिमा के लिए बहुत एक प्रॉपर टर्म यूज किया जाता, फाइन बेसल क्रेप्स, फाइन बेसल क्रेप्स
ये पल्मोनरी इडिमा का करें। फाइन बेसल कर्व जैसे मतलब फाइन मतलब नीचे, बेसल मतलब बेस पे, यहाँ पे स्टेथो में लगाएंगे, यहाँ मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा क्योंकि यहीं तक उसका हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे गायब है। अब यूजुअली क्या हो, कंसोलिडेशन यूजुअली मिडिल लोब में मिलता है, ऊपर भी मिलता है, ऐसा नहीं कि इसमें भी हो सकता है, तब भी वहाँ पे एकदम जो ये वाला उसमें फ्लूट जाएगा तो एंगल टाइप का। इसीलिए हम लोग जब पल्मोनरी इडिमा को देते हैं तो सबसे बेस में वो लगाते हैं। और ये फाइन होगा और ये वाला क्रेस्ट कोर्स होगा। मान लो यहीं पे है, लोअर लोब में है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप देख लीजिए फाइन है कि कोर्स है, ठीक है। तो आप क्लिनिकली भी पल्मोनरी इडिमा और कंसोलिडेशन यानी निमोनिया में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बाकी और हम एक्सरे दिखाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होगा सबको। तो आई होप आज के बाद आप एक्सरे पे निमोनिया, प्लूरल डिफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, कंसोलिडेशन, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करने लगेंगे।